Sir, how did you start your career in judo, sir? In judo, while I was in a school, during school days, it was like that was a trend. I was very much inclined to watch movies of Bruce Lee that time. Then Shaolin movies used to be very famous and popular those period, right? So that used to, एक fascination होता था. So Yes. one day out of the blue, there was one teacher of my school came and gave an announcement that if in judo training, they can come in the evening 6 o'clock as the school was about to begin the judo training. And that was a day, and I'm still there today. Okay. तो सर अराउंड कितने साल हो गए आपको जूडो फील्ड में? 1985. So today we are in 2021. So 36 years. Around 36 years. Yes, sir. Yes. स्टूडेंट्स रहते हैं वो काफी इन्वॉल्व रहते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में, इंक्लूडिंग जूडो. तो सर अगर आपको लगता है कि जूडो में किसी बच्चे का एबिलिटी काफी अच्छा है, तो आपके अकॉर्डिंग क्या कॉल ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? आजकल का जो ट्रेंड है, राइट, बच्चों का टोटल कल्चर बोलो या उनका एक ब्रॉटअप बोलो या फैमिली बैकग्राउंड बोलो, सो जहां पर हमें ऐसा लगता है कि एक बच्चा पोटेंशियल है और वो आगे कर सकता है, तो सबसे पहले तो उनके माँ बाप को काउंसिल करना पड़ता है, और वो ज्यादा जरूरी है, मैं ऐसा समझता हूँ, राइट. बिकॉज बच्चे की पोटेंशियल को और ग्रूम करना या एनहांस करना ये एक टीचर के लिए अकेले पॉसिबल ही नहीं है जब तक मदर फादर को भी उस पर्टिकुलर पेज में लाया जाए या उस अंडरस्टैंडिंग में लाया जाए. जब माँ बाप काउंसिल होके उनके दिमाग में ये बात बैठ जाती है या वो समझ जाते हैं कि उनका बच्चा पोटेंशियल है और उस बच्चे के लिए वो जो जो चीजों की रिक्वायरमेंट है रिलेटेड टू ट्रेनिंग हो गया, डाइट हो गया, स्लीप पैटर्न हो गया, या एजुकेशन का भी बैलेंस पार्ट हो गया, चाहे वो ट्यूशन को एडजस्ट करें या एकेडमिक्स को कैसे एडजस्ट करें, वो सब एक मैनेजमेंट होता है. सो ये मैनेजमेंट इज ओनली पॉसिबल विद अ गुड कोऑर्डिनेशन बिटवीन अ टीचर एंड अ पेरेंट. देन ओनली ऐसे टाइम पे हम बच्चे को तभी बढ़ाते हैं जब मदर फादर की काउंसलिंग के बाद जब वो हमारे साथ एक अंडरस्टैंडिंग में आते हैं. तो ये पॉसिबिलिटी जब होती है जब एक कोच के दिमाग में ये थॉट हो कि उस बच्चे को ऊपर उठाना है. अगर कोच के दिमाग में ये थॉट नहीं हो तो ना तो वो काउंसलिंग का एफर्ट लेगा, ना तो वो जनरल जैसे चलता है वैसे चलने देगा. सो आई होप आई एम क्लियर अबाउट टू गेट अ चाइल्ड टू अ बेटर लेवल और एन इम्प्रोवाइज लेवल. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट द पेरेंट्स in an understandable situation or position. Okay. सर आज के टाइम में ट्रेनिंग के अलावा भी काफी सारे चीजें इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग, फिजियोथेरेपी, साइकोलॉजी, डाइटिशियन. अभी क्या हो गया है कि ये प्रोग्राम्स काफी महंगे हैं, मतलब हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर पाता है. तो सर आपके अकॉर्डिंग ऐसे कोई अफोर्डेबल प्रोग्राम्स बना सकते हैं जिससे कि हर एक बच्चे को इन चीजों का फायदा हो सके? देखिए, यू राइटली पुट अ क्वेश्चन अबाउट दैट के अगर एक स्पोर्ट्समैन को ग्रो करना है तो वो एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स को अगर लेके चलता है तो उसके साथ सब्स्टिट्यूट पैटर्न ऑफ ट्रेनिंग या पैरामीटर्स, देयर आर डिफरेंट पैरामीटर्स व्हिच आर इन्वॉल्व्ड, उसको उस हर पैरामीटर पे वर्क करना पड़ता है. लाइक अगर वो जूडो कर रहा है तो जूडो के लिए स्ट्रेंथ कंडीशनिंग हो गया, या फिर स्टैमिना के लिए एक लॉन्ग ड्यूरेशन कार्डियो वर्कआउट हो गया, या फिर एक्सप्लोसिव ट्रेनिंग के लिए एक डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेनिंग हो गई, और उसके साथ साथ छोटी मोटी इंजरीज को मैनेज करने के लिए एक एक्सपर्ट डॉक्टर की जरूरत हो गई. ये सारी एक टीम वर्क होता है, राइट. फिर साइकोलॉजिकल काउंसलिंग एक इंपॉर्टेंट होती है. ज्यादातर साइकोलॉजिकल काउंसिल तो ज्यादातर टीचर्स, एक अच्छे टीचर और एक तजुर्बेकार टीचर जो होता है वो कर लेता है, क्योंकि उससे बेहतर बच्चे को कोई नहीं जानता. एक गुरु से ज्यादा, आई मीन एक टीचर कैन अंडरस्टैंड अ चाइल्ड बेटर देन एनीबॉडी एल्स और अ थर्ड पार्टी, राइट. सो टीचर की अगर अंडरस्टैंडिंग बच्चे के साथ बहुत अच्छी है तो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग तो मेरे ख्याल से एक टीचर कैन मैनेज.
but yes, they are expensive programs as what you rightly put it as. But at एक स्टेज में जहां तक मैं समझता हूँ, मुझे दूसरों का या दूसरे इंस्टीट्यूट्स का या दूसरे कोचेस का पैटर्न तो नहीं पता, बट मैं अपनी अगर मैं बात करूं, सो आई हैव अ टीम. मेरे इंस्टीट्यूट में मैं एक बहुत पैशनेटली जूडो सिखाता हूँ. आई डोंट टीच इट in a form of just to have it a professional touch, but I teach it because I love it, because I want to give it back to the society. I want to make sure that I make good students, यानी एक जो मैं सिखा हूँ वो उसको pass on करूँ for the generation को with a good quality, right? So you can say fortunately my wife is a doctor. She's a good psychologist and manages a diet of my students and a very good counselor as well. So वो मेरी एक team part हो गई, right? So she's a very strong team for me to help my students to take care of their injuries, to take care of their psychological counseling, then to take care of their diet. ये 3-4 parameters जो हैं वो बहुत अच्छे से मुझे मेरे को वहाँ पर एक relief हो जाता है. As far as my strength and conditioning training is concerned, मेरे जूडो इंस्टीट्यूट में मेरे पास जिम पैटर्न्स के सारे वर्कआउट्स अवेलेबल हैं. सो जो मेरे बच्चे ऑल इंडिया लेवल पे खेलते हैं या स्टेट एंड अबव लेवल पे खेलते हैं, उनकी एक सेपरेट वेट ट्रेनिंग होती है. हालांकि अगर वही बच्चा एक जिम में जाएगा तो ही विल एंड अप स्पेंडिंग मोर मनी, राइट? तो जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि मैं मेरे इंस्टीट्यूट की अगर मेरी बात करूं तो मैंने पर्सनली आउट ऑफ लव टुवर्ड्स स्पोर्ट्स मैंने खुद वो काफी पैसा इन्वेस्ट करके रखा हुआ है वेट सेक्शन में, ताकि वो वेट सेक्शन की भी ट्रेनिंग जो बच्चों को एक फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाती है. आई मीन उसका कोई कमर्शियल एंगल जीरो रखता हूं मैं उस जगह पे. वो एक हो गया. फिर दूसरा कंडीशनिंग ट्रेनिंग यानी स्टेमिना के लिए रनिंग या ये सब चीजें हो गई. तो वो मैं रेगुलर पैटर्न में मॉनिटर करता हूँ कि बच्चों को हफ्ते में कितने दिन रन करना चाहिए, किस स्पीड में रन करना चाहिए, किस पेस में कितना डिस्टेंस कंप्लीट होना चाहिए. ये पैटर्न्स को मैं बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ. सो ये इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरे लिए देखिए कमर्शियल एंगल देखा जाए तो आप क्या करोगे, चलो आप ये एथलीट के पास जाओ वो आपका ये कंडीशनिंग करेगा, आप ये जिम में जाओ आपका वो कंडीशनिंग करेगा. बट it is not practical for a child to end up spending in all different parameters in a different way. करेक्ट ना? सो जहां तक छोटी मोटी इंजरीज जो होती हैं स्पोर्ट्स की, ज्यादातर क्या होती हैं, मसल स्ट्रेन, मसल पुल, लिगामेंट टेयर, ये सब छोटी मोटी मेजर इंजरीज होती हैं. अगर ये सब चीजें तो खैर एक कोच को नॉलेज होना चाहिए, फिजियोथेरेपी का बेसिक फिजियोथेरेपी नॉलेज डेफिनेटली ही शुड गिव, नॉट एन एडवांस. ऑफ कोर्स इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ कोच टू डू इट, बट एक एडवांस के लिए भी मैं समझता हूँ हमारे जूडो में इन मुंबई ऐसे कुछ कोचेस हैं जिन्होंने स्पोर्ट्स मेडिकल साइंस करके फिजियो में अपनी मास्टरी की है. दोज आर क्वाइट अ गुड हेल्पिंग हैंड टू आवर बॉम्बे जूडो टीम. सो उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके कुछ बच्चे अगर उस लेवल की इंजरी हो तो दे कैन गाइड, दे कैन असिस्ट. और मेरे पास मेरी अपनी टीम के कुछ डॉक्टर्स हैं, दोज आर स्पोर्ट्स मैन एंड स्पोर्ट्स डॉक्टर, जो मेरे बच्चों को हेल्प करते हैं विद अ वेरी नॉमिनल चार्जेस. So I believe I am trying to make it as affordable, as cheap as possible to our children. क्योंकि मैंने BMC स्कूल के भी 3 स्कूल में जूडो सिखाया था और सिखा ही रहा था, बिकॉज अभी लॉकडाउन की वजह से नहीं हो रहा. और उसमें से मेरे 3 से 4 बच्चे ऑल इंडिया लेवल पे खेल चुके हैं. उनके जो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस हैं रिलेटेड टू जूडो की, हालांकि BMC डेफिनेटली प्रोवाइड्स, बट कई बार क्या होता है उनके हाई क्वालिटी एक्सपेंस ड्रेसेस के होते हैं. सो मैंने पर्सनली मतलब हम हमारे इंस्टीट्यूट से पर्सनल एक्सपेंस करके भी वी ट्राई टू मेक श्योर कि कई बच्चे फाइनेंशियली डिप्राइव ना हो जाएं. सो दिस इज व्हाट वी ट्राई टू डू. ओके, जैसे कॉम्पिटिशंस होते हैं, डिस्ट्रिक्ट होते हैं, उसके बाद स्टेट्स होते हैं, स्टेट्स के बाद जो सिलेक्शन होते हैं वो नेशनल्स पे होते हैं. तब तक तो एनवायरनमेंट ऑलमोस्ट सेम जैसा ही लगता है और नेशनल्स पे काफी कंपटीशन भी होता है. लेकिन जैसे कोई प्लेयर नेशनल से सिलेक्ट होकर इंटरनेशनल पे जाता है तो एनवायरनमेंट काफी बदल जाता है. तो सर अकॉर्डिंग टू यू सिर्फ ट्रेनिंग ही वो फैक्टर है जिससे वो मेडल्स जीत सकता है, या फिर और भी अदर फैक्टर्स है जिससे कि वो मेडल्स शायद ला सकते हैं? मतलब तो क्या ट्रेनिंग इज नॉट द ओनली फैक्टर व्हिच कैन टेक अ चाइल्ड अप. लेट मी बी वेरी वेरी ऑनेस्ट विद यू.
the very first and foremost thing that a child should have a goal. A parent should have a goal. A coach should have a goal. If there is no goal set, the training will not take you anywhere. So there has to be a set goal कि उस बच्चे को कहां तक जाना है, क्या करना है, क्या वो अपनी दूसरी चीजों को सैक्रिफाइस कर सकता है, because sports demand sacrifice. A goal demands sacrifice. Am I right or wrong? Yes. So कोई भी गोल को अचीव करने के लिए कुछ संघर्ष, कुछ सैक्रिफाइसेस करना बहुत जरूरी होता है. और यदि वो बच्चा या पेरेंट उस सैक्रिफाइस को करने के लिए रेडी होते हैं. अब जैसे सैक्रिफाइस मतलब क्या होता है? सैक्रिफाइस बच्चों का ट्रेंड होता है दोस्तों में घूमना, मोबाइल में लगे रहना, मूवी देखना, या फिर जस्ट नीचे जाके टाइम पास करना. ये सब चीजें आउट ऑफ एजेंडा हो जाना चाहिए उनके. So he needs to build a disciplinary life, right? सोने का टाइम प्रॉपर चाहिए, डाइट का टाइम प्रॉपर चाहिए, फिर ट्रेनिंग का टाइम प्रॉपर चाहिए, रेस्ट प्रॉपर चाहिए, right? All these factors needs to be in the consideration. तब जाके वो गोल अचीवमेंट के आसपास कहीं पहुंचेगा. As far as environment is concerned, हाँ, अगर गोल होगा तो ट्रेनिंग डेफिनेटली एक पार्ट ऑफ उस गोल को अचीव करने के लिए जरूरी हो जाएगी. Am I right or wrong? So yes. Training is not the only factor, as I said earlier. First factor is goal. What you aim as. अगर एक बच्चे में आइडेंटिफाई हमने कर लिया कि ये पोटेंशियल है, इस बच्चे में इस पोटेंशियलिटी है, लेकिन अगर उस बच्चे में गोल ही नहीं है, ना उस पेरेंट में गोल है, तो there is everything goes for a toss. Okay. So there has to be aim set by the child, by the teacher, then by the parent, and then the training follows. Okay. जैसे आप स्टेट्स खेले, नेशनल्स खेले, इंटरनेशनल्स भी खेले, तो सर अकॉर्डिंग टू यू जो यहाँ के जो प्लेयर्स है और जो फॉरेन के जो प्लेयर्स है, अगर उनके बीच में आपको डिफरेंस बताना हो तो सर आप क्या बताएंगे? I would say players difference between within India and abroad is exposure. Okay. Exposure. I don't find कि हमारे बच्चों में कोई कमियां है ट्रेनिंग को लेके या हार्ड वर्क को लेके. I don't see that. Our children are ready to work hard. उसमें कोई कमी नहीं है. But exposures मेरा मतलब है international camps regular होने चाहिए, right? From different countries. But then again it becomes a cost factor, ना नील? Cost factor involved हो जाता है उसमें. हालांकि I believe Government Sports Authority of India also supports quite a lot when it comes to financial terms related to the international camps attending and all that. But that is the only difference I see. Or other countries, if you talk about, they probably are very good because of lot of exposures they get, lot of tournaments, international tournaments they get, friendly tournaments होते हैं. There are a lot of friendly international tournaments. So exposure is the only factor which keeps them little bit on a refined level. So sir, only exposure is the factor या और भी कोई factors रहते हैं? It plays a very major role. Exposure plays a very major role. But I see that India में lot of changes have come related to National Sports Academy. The Khelo India scheme has come. The Khelo India was introduced in 2017, or I'm sorry, I think 2018 somewhere, right? So this scheme is something really good at grassroots level के जो बच्चे हैं जो all India level पे अच्छा खेलते हैं, उनका एक base route से उनको आगे के लिए groom किया जा रहा है. So what I foresee is that future of Indian sports will be really bright. If that continues with the same flow, it will be definitely going to be very bright. Okay. अब तक जितने भी मैचेस खेले हो, तो सर स्ट्रेटेजीज कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक मैच को जीतने के लिए? Very high. Very important. Okay. Strategies and a self-confidence works a lot. So if there is no strategy, if there is no self-confidence,
you will collapse. So strategy कैसा होता है? ये होता है जूडो का बेस पे अगर मैं बात करूं तो it cannot be a pre-planned strategy. Pre-planned strategy can be possible only provided you know the opponent's game. If you're well versed with your opponent game. But कई बार ऐसी possibilities होती है कि the opponent is totally new for you and you are not aware of his game. So वो strategy is made on the spot while playing with the opponent, right? So you got to be so sharp, so efficient to understand. Judo is played with the grips, right? I believe you must be aware of. So with the gripping style, with the movement style only, the player has to be sharp enough to understand the opponent's plus points and the minus points, and accordingly he has to work towards that in order to win the game. Okay. तो आप हो या और भी कोई प्लेयर है वो एक स्ट्रैटेजिस्ट बनाता है ड्यूरिंग द मैचेस. काफी सारी क्राउड होती है और कह सकते हैं कि डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, नॉइज होता है, मीडिया होती है, सब कुछ होता है. और हो सकता है कि आपका जो सामने वाला ओपोनेंट हो वो हो सकता है एग्रेसिव हो, तो वो अब्यूजिव लैंग्वेज भी शायद कभी कभी यूज करता हो. इन केस बहुत कम सिचुएशंस में ऐसा होता है. तो सर उस टाइम फोकस अलग अलग चीजों पे चला जाता है. तो सर उस टाइम ऐसा क्या करना चाहिए ताकि बाकी सब चीजों से ध्यान हटके हमें हमारे गेम पे फोकस करना चाहिए? You're talking about from a player's point of view, am I right? Yes. So your question is related to a player's point of view. ये काम होता है टीचर का, जो ये चीजों का उसका टीचर का जो एक्सपीरियंस होता है बहुत हाई लेवल पे होता है. तो ये टीचर की जिम्मेदारी होती है कि वो हर बच्चे को अच्छी तरह से जाने कि ये बहुत डिस्ट्रैक्टिव बच्चा है या ये फोकस्ड बच्चा है. बराबर है? एवरी चाइल्ड हैज अ वेरी डिफरेंट साइकोलॉजिकल लेवल और अ पैटर्न, राइट? सो कुछ बच्चे नेचुरली इनबिल्ड होते हैं जो फोकसी होते हैं, कुछ बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं या इमोशनली फियर फैक्टर में रहते हैं. एम आई राइट? कुछ बच्चे बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, जैसे आपने कहा कि कुछ लोग एग्रेसिव जा सकते हैं. बराबर है? सो इस चीज को बैलेंस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक कोच की होती है, क्योंकि कोच का जो तजुर्बा होता है, वो एक्सपीरियंस होता है, वो इसीलिए होता है ताकि वो उसको उस बच्चे को वो चीज बता के उसको पहले से ही कंट्रोल करे. अगर कोच को लगता है कि ये लड़का डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, ये बच्ची डिस्ट्रैक्ट हो सकती है, तो उसको उसकी साइकोलॉजी को या उसके माइंड को काउंसिल करके पहले से ही एक शील्ड बनाने की जरूरत होती है, बैलेंस करने की जरूरत होती है. ओके. आपने इतने सालों में जो भी अपने कोचेस से जितना भी सीखा है या आपने मैचेस के थ्रू जो एक्सपीरियंस किया है, अगर उसको एक सम अप करके अगर आपको कुछ बताना रहेगा तो आप सर क्या बताना चाहिए ताकि आगे के जूडो प्लेयर्स को कुछ फायदा हो सके? सी, अगर कोई जूडो प्लेयर को अच्छा बनना है तो ही शुड बी ऑलवेज रिसेप्टिव. अगर कोई प्लेयर ये सोच लेता है कि मैं तो बहुत बड़ा चैंपियन बन गया, अब मेरे को कोई कोच क्या सिखाएगा, तो ये जो एटीट्यूड या ये अप्रोच अगर किसी में आ गया तो वो वहां से आई बिलीव उसका करियर विल बी फॉर अ टॉस, विल गो फॉर अ टॉस. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट अ स्टूडेंट और अ प्लेयर, मेरा मतलब ये एक उनके लिए एक सजेशन या सलाह या एडवाइस होगा कि यू शुड नेवर फॉरगेट दैट एनी कोच, किसी भी टाइप का कोच हो, हर कोच के पास कुछ ना कुछ अच्छा देने को होता है. Am I right? So yes, sir. उस प्लेयर को हर कोच से एक्सट्रैक्ट करने आना चाहिए पॉजिटिव चीजें दूसरे कोचेस के साथ. उसको humble रहना चाहिए and he should understand and be very receptive towards every coach's learnings. So this is my advice to any good player, those who want to achieve something in life, that they should be always open to learn from anybody who is experienced in judo or in their particular sports. I mean, from the teacher. Okay. Sir, any advice would you like to give the young coaches जिन्होंने अभी सिर्फ जूडो सिखाना स्टार्ट किया है या जूडो को कोचिंग के थ्रू अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए सर आप कुछ कहना चाहिए? डेफिनेटली कहना चाहूंगा. मैंने कई बार देखा है रिसेंटली, खास करके जो एकदम यंग कोचेस हैं और जो किसी पर्टिकुलर स्कूल्स को ज्वाइन करते हैं एज अ स्पोर्ट्स टीचर या फिजिकल ट्रेनर, दे आर नॉट बैड कोचेस, दे आर गुड कोचेस, बट वो
मैंने बेसिक टूर्नामेंट्स में देखा है कि उनके जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका एक ही एम होता है कि वो बच्चा बस मेडल मारे किसी भी तरीके से, मगर वो ये भूल जाते हैं कि वो जिस लेवल पे बच्चे को खिला रहे हैं वो बॉम्बे का एक डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है, और वो एक बेसिकली बच्चों का एक प्लेटफॉर्म बिल्ड होता है, मतलब दैट प्लेटफॉर्म इज ओनली टू बिल्ड द कॉन्फिडेंस इन अ चाइल्ड. Winning losing will not actually matter during that tournament, because ये base बनता है इस वक्त. But I have seen few coaches try to be so aggressive. They try to put a child, they try to make a child also so aggressive. उस बच्चे का ना फॉलिंग प्रॉपर होगा ना बेस प्रॉपर होगा, वो बच्चा एग्रेसिव में मेडल भी मार ले, फॉर एग्जाम्पल, प्रिज्यूमिंग. But possibilities of risk factor is so high that either that child will injure somewhere himself or herself, or they will injure their opponent somewhere in such a manner कि उसका future sports career disturb हो जाएगा. I will share one of the experience. I have seen one child. I won't name, or I don't remember the name. He was being taught a particular technique. Few years back, I have seen this child playing, and that technique is something we call it a very low shionari. It's like suddenly sitting on your knee and throwing your opponent. And वो बच्चे की उम्र hardly 6 साल 7 साल, very raw. अब 6-7 साल के बच्चे को अगर इस टाइप का मैं थ्रो सिखाऊं या इस टाइप का थ्रो सिखाऊं, तो सामने वाला जिस तरीके से गिरा है उसका कॉलर बोन फटक से टूट गया. It was so bad. I mean, I felt it. मैं उस बच्चे को कुछ नहीं बोल सकता, but I would only blame the coach there. कि well, there is something wrong. The coach should understand कि what type of throws a child needs to learn. Two-legged throw, standing throw, which is safe for him as well as his opponent. Sports is being taught for a long-term development, not for a short-term gain, right? Yes. और एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हुआ, जैसे जिस बच्चे का मैं बारे में बात कर रहा हूँ, उस बच्चे को मैंने 7 से 8 साल बाद देखा, जब वो बड़ा हुआ, he grew, and उसी बच्चे को जब वो मैच्योर्ड हो गया और उस मैच्योर्ड बच्चे की फाइट किसी के साथ हुई, और जब वो सीनियर बच्चे ने उसको उसी स्टाइल में फेंका और इसका खुद कॉलर बोन टूट गया. मतलब इट्स लाइक रिवर्ट हुआ वो. एंड somehow एक अपने मेमोरी में फिट होता है, याद होता है कि यार इसी बच्चे ने किसी, जब ये छोटा था, किसी 1-2 जन के 3 जन के कॉलर बोन तोड़ा है, आज इसका टूट गया, बिकॉज इसका बेस वीक है. इस बच्चे का गलती नहीं है. आई एम नॉट ब्लेमिंग द चाइल्ड. बच्चे का बेस ही नहीं है. सो माय एडवाइस टू द यंग कोच, प्लीज विद द फोल्डेड हैंड्स, learn to build the base. Please do not concentrate on winning medals at a local level. If you're really wanting to grow judo, make sure the base is strong. The child will go way beyond height and without a major injury. This is my advice to the new coaches. So on this note, we end our session, sir. Thank you so much, sir, for joining our session. Thank you so much, sir. My pleasure, Neil. Thank you so much. Have a great day. Thank you.